कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। भारत में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका से कितने घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं? सरकार ने हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में परिवर्तन पे उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान कर दिया है और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन को बार बार दोहराया गया है। आज शो में बात इसी मुद्दे पे करेंगे। क्या वाकई भारत में घुसपैठ की वजह से जनसंख्या परिवर्तन हुआ है? कौन सी चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं और किन बातों पे आगे राजनीति होनी तय है? बात एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी की भी होगी। खबर केरल से भी आई है, वहां पूर्व सीएम पिनराई विजयन के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया और टीएमसी में चुनावी हार के बाद जो घमासान मचा है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज पर असर डाल सकते हैं और जो कमेटी बनाई गई है वो इन्हीं बदलावों की पड़ताल करेगी और स्टडी करने के बाद सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक सुझाव देगी। मतलब पॉलिसी लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सरकार को एडवाइस देगी। आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त वाला बयान सुना ही। उन्होंने पिछले साल लाल किले से हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की थी और बाद में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 के 11 सितंबर को इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी भी दे दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस कमेटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह की पोस्ट का पहला शब्द था घुसपैठ। डेमोग्राफिक बदलाव के पूरे नैरेटिव के पीछे घुसपैठ शब्द बड़ा अहम है। पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कमेटी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, आप उसे देखेंगे तो इस पूरी एक्सरसाइज, इस पूरे श्रम के पीछे घुसपैठ को बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया हुआ आपको दिखाई देगा। पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखी काम की बात आपको हम बता देते हैं। लिखा है कि डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ी गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास यानी घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक एनालिसिस करेगी और फिर इसका समाधान भी बताएगी। क्या क्या स्टडी करना है और रिपोर्ट में क्या बताएगी उसको 8 पॉइंट्स में बताया गया है। अलग अलग इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध घुसपैठ से पैदा हुई समस्याओं की स्टडी, डेमोग्राफिक चेंज के पीछे के कारण क्या है, क्या बॉर्डर पार की घुसपैठ है, रोजगार के मौके या दूसरे सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कारण हैं, क्यों कुछ इलाकों में असामान्य तरीके से लोगों की बसावट बढ़ी है या फिर प्लान करने में यह सब हो गया है। अलग अलग धर्मों और सामाजिक समुदायों की आबादी में हो रहे बदलावों की स्टडी का फोकस भी उन पॉइंट्स पर है जहां देश की आबादी बढ़ने के सामान्य पैटर्न से अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और उन्हें डिपोर्ट करने यानी वापस भेजने के लिए आसान, निष्पक्ष और तय समय वाली व्यवस्था बनाने के सुझाव भी मांगे गए हैं और सीमा सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था कैसे बने, इस पर भी काम होगा। अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हुए जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल के लिए सुझाव की बात भी कही गई है। जरूरत पड़ने पे जनसंख्या बदलाव और घुसपैठ से निपटने के लिए अन्य जरूरी सुझाव भी
इसमें निहित है। ये सारे बिंदु पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं। घुसपैठ और घुसपैठियों को वापस भेजने को तरजीह दी गई है। सवाल है कि ये इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई है, और जवाब जानने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से देखते हैं घुसपैठ को लेकर क्या क्या बातें सामने आई। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल ने अपनी एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि 1948 से 1961 के बीच करीब 31 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश हो गया। उस समय असम के मुख्यमंत्री बीपी वालिया ने बताया था कि जनवरी 1964 से जनवरी 1965 के बीच करीब 1.8 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से असम पहुंचे हुए थे। 1997 में तब के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता का एक स्टेटमेंट देखिए। गुप्ता ने तब कहा था कि भारत में करीब 1 करोड़ अवैध प्रवासी रह रहे हैं। ये इस तरह का पहला आधिकारिक बयान माना गया था। 1998 में इंडिया टुडे मैगजीन ने गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कुछ आंकड़े छापे थे। तब के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 54 लाख, असम में 40 लाख, त्रिपुरा में 8 लाख, बिहार में 5 लाख, महाराष्ट्र में 5 लाख, राजस्थान में 5 लाख और दिल्ली में 3 लाख अवैध प्रवासी बताए गए थे। इन सभी को मिलाकर कुल संख्या करीब 1,08,30,000 के आसपास बैठ रही थी। 2001 में माधव गोडबोले की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में ये आंकड़ा और बढ़ा हुआ दिखता है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 1.5 करोड़ बताई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हर महीने लगभग 3 लाख लोग अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं। अब 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की थी साल 2010 में। इस रिपोर्ट में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि हमारी सीमाओं के पार से अवैध घुसपैठ पिछले 50 सालों से लगातार जारी है। आज भारत में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी, 22 लाख नेपाली, 70,000 श्रीलंकाई, तमिल और लगभग 1 लाख तिब्बती प्रवासी रह रहे हैं। ये 2001 में बताया गया था। बड़े पैमाने पे हुई अवैध घुसपैठ की वजह से पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों, बिहार के कई जिलों, असम, त्रिपुरा और मेघालय की जनसंख्या की संरचना में बदलाव आया है। इसका असर दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों पर भी पड़ता दिखाई देता है। एक और रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2012 में असम सरकार ने अवैध घुसपैठ पर एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया था। कहा था कि 1985 के बाद से अलग अलग ट्रिब्यूनल्स ने 61,774 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया है। इनमें से 32,537 लोगों को असम समझौते यानी असम एकॉर्ड के तहत धीरे धीरे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना था। यानी एक बात तो साफ है कि भारत में घुसपैठ एक समस्या तो रही है। आज से नहीं, आजादी के बाद से ही घुसपैठ होती रही है और सरकारें इसका तोड़ नहीं निकाल पाई हैं। अच्छा, बांग्लादेश की अगर आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टें देखें तो बड़ी चौंकाने वाली हैं। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने 1991 और 1995 के बीच में 61 लाख आदमियों के नाम, मैं फिर कह रहा हूँ 61,65,567 लोगों के नाम अपनी सेंसस सूची से काट दिए। क्यों? क्योंकि इनका कहीं आता पता नहीं था। ये बांग्लादेश से गायब हो गए थे। गायब क्या हो गए? तो सीधे सीधे हिंदुस्तान चले आए थे। इलेक्शन कमीशन को इतने आदमियों के नाम अपनी सूची से काटना पड़ा कि ये लोग हमारी इलेक्टोरल लिस्ट में अब नहीं है, क्योंकि इनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। 61 लाख आदमी, ये बांग्लादेश के इलेक्शन की खुद की इनका बयान था। इसके पहले भी अगर आप देखें तो शरीफा बेगम एक थे, बांग्लादेश एक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट थी, तो उनके अनुसार 1951 और 1961 के बीच 35 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से गायब हो गए। और 61 और 74 के बीच में 15 लाख आदमी गायब हो गए। ये सब आदमी गायब नहीं हो रहे थे, ये सब आदमी वहां से बांग्लादेश से धीरे धीरे करके हिंदुस्तान माइग्रेट कर रहे थे। और जैसा कि बाद में 2001 में फिर माधव गोडबोले ने लिखा, अच्छा माधव गोडबोले ने 2000 में लिखा, 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट बनी थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी कि जो चारों टास्क फोर्सेस की रिपोर्ट आई हैं, बॉर्डर की और इंटेलिजेंस की, डिफेंस की, होम की, इंटरनल सिक्योरिटी की, वो सब पे सबका इवेल्युएशन किया गया, सबका आकलन किया गया। उन्होंने भी लिखा कि साहब घुसपैठ की समस्या बड़ी गंभीर है, और बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि ये देश की सामाजिक ताना बाना, देश की आर्थिक व्यवस्था और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा के लिए यह गंभीर खतरा है।
भारत की कुल जो सीमा है वो लगभग 14,818 किलोमीटर की है। इसमें दूसरे देशों के साथ बॉर्डर भी है, समुद्री तटरेखा है 7,500 के आसपास, 7,516 किलोमीटर लंबी। भारत के 593 जिलों में से 92 जिले 17 राज्यों में हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। इनमें सीमा का बड़ा हिस्सा जो है सुरक्षा बलों की निगरानी में रहता है, जैसे पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी की सुरक्षा में सेना रहती है और बीएसएफ रहती है। तिब्बत से सटे बॉर्डर पे आईटीबीपी रहती है। बंगाल में भी बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ की तैनाती रहती है। और ऐसे में घुसपैठिए भारत में कैसे घुस सकते हैं, वजह क्या है, कहाँ चूक हो रही है, एक्सपर्ट से समझते हैं। कुछ नेताओं, कुछ पार्टी और उनके नेताओं द्वारा उन्होंने ये सोचा कि ये जितने लोग ये आ जाते हैं ये हमारा वोट बैंक बनेगा और इस वोट बैंक से हम सत्ता में जारी रहेंगे। इनकी तरफ से मतलब इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया गया। इनके एजेंट्स थे जो भी आदमी घुसपैठ करके किसी तरह चले आते थे, उनको फिर उनके आई कार्ड बनवाना, उनका रेशन कार्ड बनवाना, उनका आधार कार्ड बनवाना, ये सब वो एक बाकायदे सिंडिकेट्स थे जो इसमें काम करते थे। और फिर ये था कि ये लोग हमारे वोट बैंक रहेंगे। तो दो कारण तो सबसे बड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कुछ कमी थी। मतलब देखिए बहुत सारा बंगाल की सीमा में बाढ़ लगाने का काम तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, पर बाढ़ लगाने के पहले ये तो ऐसा है कि जब समस्या आपके गर्दन तक हम डूबने लगे तब जाके हमने बाढ़ लगाना शुरू किया। अब बाढ़ लगाने के पहले भी बहुत भारी संख्या में, ये तो सब 1971 के बाद तो बाढ़ आनी शुरू हो गई थी। आपको याद है 1971 के बाद कितने लोग लगे थे? हम सबने आपने टैक्स दिया इसमें बांग्लादेशियों के समर्थन के लिए। टिकट लगता था कि टिकट बांग्लादेशियों के उनके उनके खाने पीने में खर्च होगा। तो हम सब आदमी ने बांग्लादेशियों का आर्थिक बोझ सहा है और देखा है। तो बाढ़ लगाना और सीमा सुरक्षा की जो बात है उसमें हो सकता है यदा कदा कुछ कमी रही हो, यदा कदा कुछ। हर जगह अच्छे आदमी खराब आदमी होते हैं। अगर 90% भी अच्छे होते हैं, 5-10% खराब होते हैं, तो वो उनकी लापरवाही से या उनके इन्वॉल्वमेंट से भी हो जाता है। पर यह है कि सीमा की सुरक्षा में जो जो ऑब्स्ट्रक्शन लगने थे, जो फेंसिंग लगनी थी, उसका काम में काफी विलंब होता गया। और अब अच्छा, इसके अलावा कुछ नदियां ऐसी हैं जो बांग्लादेश से भारत की ओर बहती हैं, उन पे कोई अभी मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाया है। उन नदी में आप रात को बैठ जाइए नाव में और सवेरे आप हिंदुस्तान अपने आप पहुंच जाते हैं। घुसपैठियों को वापस भेजने की बात हो रही है तो आप ये तस्वीरें भी देखिए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन में हाकिमपुर चेक पोस्ट है। ये तस्वीरें इसी चेक पोस्ट की है। कथित तौर पर ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया। टारगेट पर अवैध घुसपैठिए बताए गए। नतीजा बंगाल के बॉर्डर्स पे दिख रहा है। शुभेंदु अवैध घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के पहले से उठाते रहे हैं और सिर्फ शुभेंदु नहीं, बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठ का मुद्दा अपनी लगभग हर चुनावी रैली में, हर सभा में उठाया है। इस चुनाव ही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठ को लेकर तीखे बयान देखने को मिले थे। सितंबर 2018 में बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक बताया था और कहा था कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उन्होंने एक रैली में कहा था कि ये लोग गरीबों का हिस्सा खा रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहे हैं, इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। पर बीजेपी सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ही नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी मुखर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस मुद्दे को एक ऐसी चुनौती के रूप में देखता रहा है जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है। 5 अक्टूबर 2022 को विजयदशमी पर सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन की वजह से देशों का बंटवारा हुआ है और इसके पीछे धर्म परिवर्तन एक बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 50 साल पहले जब जनसंख्या का असंतुलन हुआ था तब हमें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ। आज के समय में ईस्ट तिमोर, साउथ सुडान और कोसोवो जैसे नए देश बने हैं। इसलिए जब जनसंख्या में असंतुलन होता है तो नए देश बनते हैं, देशों का विभाजन हो जाता है। इससे पहले भी आरएसएस के बड़े नेता जनसंख्या में अपने हिसाब से एक संतुलन की बातें करते आए हैं। पूर्व आरएसएस प्रमुख के सुदर्शन ने 2005 में कहा था कि परिवारों में 3 से कम बच्चे नहीं होने चाहिए। मौजूदा आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 2013 में बड़े हिंदू परिवारों की वकालत करते हुए कहा था कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों को जनसंख्या के मामले में बढ़त हासिल करने से
रोका जा सकेगा। अब एक नज़र सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके सदस्यों पर भी डाल लेते हैं। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलेकर होंगे। जनसंख्या आयुक्त के साथ रिटायर्ड IAS दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड IPS बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि भी इस कमेटी के सदस्यों में शुमार हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य भी होंगे। समिति को 1 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जरूरत पड़ने पर इसका कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। पर इस कमेटी के सदस्यों पर RJD नेता मनोज झा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पे लिखा है कि जनसांख्यिकी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में एक भी जनसंख्या विशेषज्ञ यानी डेमोग्राफिक एक्सपर्ट नहीं नजर आता है। डेमोग्राफर्स के बिना बनी डेमोग्राफिक कमेटी वैसी ही है जैसे डॉक्टरों के बिना कोई मेडिकल बोर्ड। ये कमेटी प्रशासनिक लोगों से भरी हुई है लेकिन विषय की गहरी समझ से खाली है। कमेटी में जनसंख्या विशेषज्ञ हैं या नहीं है और वो कैसे काम करेंगे जो विशेषज्ञ हैं वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन इसको और समझने के लिए हम एक्सपर्ट्स की बात चलते हैं। JNU के पूर्व प्रोफेसर PM कुलकर्णी कहते हैं कि कमेटी का गठन अच्छी बात है लेकिन सिर्फ घुसपैठ पर बात करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जनसंख्या में जो बदलाव हुए हैं उसके सभी पहलुओं की जांच करने की और समझने की उनको जरूरत है। नेशनली पूरे देश के लिए प्रजनन दर है वो रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे इस लेवल पर आ गया है। एवरेज जो होते हैं इस पर, कई जगह थोड़ा ज़्यादा है, कई जगह कम है, लेकिन कई स्टेट्स में, लेकिन एवरेज पर आ गया है। तो जो पहले जो लोगों को डर था पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब वो बात नहीं हो रही। पहले तो बहुत बात हो रही थी। 50 साल पहले तो लोग बोलते थे कि क्या होगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो वो बात नहीं है। अब ये विचार करना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ये स्टेट्स के इम्बैलेंस है, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, या पार्लियामेंट से। इसके लिए अभी ज़रूरत है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी। ये जो आ गया है उसमें क्या है, मैंने देखा 8 जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें 6 इलीगल माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर में ये है। लेकिन जो मेन इशू है पॉपुलेशन का, जो होने वाला अभी है और उसके बाद बहुत बड़ा होने वाला है, ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसे देखना चाहिए। और एक बड़ी कमेटी होनी चाहिए, अच्छी सोशल साइंटिस्ट, डेमोग्राफर, इकोनॉमिस्ट, इनकी होनी चाहिए, नॉट जस्ट IAS ऑफिसर एंड IPS ऑफिसर्स। सो वो ये अलग है, ये पुलिस IAS लोगों को, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बॉर्डर कंट्रोल का इशू, इसके लिए कमेटी है। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए कमेटी करना चाहिए। अब पॉलिसी बनानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए और उसके लिए विचार कर। तो डेमोग्राफिक चेंजेस पर सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, हमने उसके सभी पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही। अभी सुर्खियों की ओर चलते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पहली सुर्खी, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कानूनी तौर पर सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चुनाव आयोग के पास SIR कराने का पूरा हक है, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मामला था कि बिहार में SIR की संवैधानिकता की वैधता को बरकरार रखने का। जून 2025 में SIR का नोटिफिकेशन आने के बाद से विपक्ष समेत कई संगठनों ने प्रोसेस पर कई सवाल खड़े किए थे। क्या नाम कटने के बाद लोगों की नागरिकता चली जाएगी? क्या ये प्रोसेस संविधान में बनाए नियम कानून के तहत है? मांग उठी SIR को रोकने की। कोर्ट में याचिका लगाई गई, कई दफे सुनवाई भी हुई। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने काफी कुछ साफ कर दिया। सीधे कहा कि SIR में कोई खामी नहीं है। CJI सूर्यकांत बोले कि चुनाव आयोग के पास कानून के तहत ये पावर है कि वो जरूरत पड़ने पे स्पेशल रिवीजन करा सकता है। बस शर्त ये है कि ऐसा करने के पीछे उनके पास सही और वाजिब वजह होनी चाहिए। अगर कोई काम रोज रोज के तय ढर्रे से अलग हटकर किया गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये काम गैर कानूनी या गलत है। याचिका लगाने वालों का तर्क था कि SIR रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट यानी RPA के नियमों का उल्लंघन है। उनका दावा था कि ये बैकडोर से NRC कराने की मुहिम है, जो चुनाव आयोग के पावर के बाहर की चीज है। इसका भी जवाब कोर्ट ने दिया। बेंच ने कहा कि SIR किसी RPA को बदल नहीं रहा है, बल्कि ये उसी कानून की एक धारा 21(3) के तहत आता है। क्या कहती है धारा 21(3)? ये चुनाव आयोग को ये पावर देती है कि वो उचित कारणों को बताकर अपनी संविधान अनुसार कभी भी वोटर लिस्ट की जांच या इंटेंसिव रिवीजन करवा सकता है। CJI ने कहा कि भले ही ये काम रोज रोज होने वाले आम सुधार जैसा न हो और थोड़ा अलग हो, लेकिन ये पूरी तरह कानूनी
कानूनी है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 को असल मायने में ज़मीन पे लागू करने का काम करता है, क्योंकि खुद कानून ही चुनाव आयोग को ऐसी विशेष जांच करने की इजाज़त देता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आयोग के पास केवल व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल करने या ना करने का हक है। ये किसी की नागरिकता के दावों को छीनने का काम नहीं करता है। अगली सुर्खी, सफेद कार का शीशा तोड़ते ये लोग लिफ्ट के समर्थक हैं। कार के अंदर ईडी के अधिकारी बैठे हैं। ये अधिकारी सुबह सवेरे केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम वाले घर पे छापेमारी करने गए हुए थे। जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, लिफ्ट के कार्यकर्ता विजयन के घर के बाहर जुटने लगे। दोपहर तक प्रदर्शन और तेज हो गया। जब ईडी के अधिकारी छापेमारी पूरी करके बाहर निकल रहे थे, तब कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की कार रोक दी, उस पर पत्थर बरसाए। कार का आगे का हिस्सा जो शीशा होता है वो टूट गया। खबर बता रही है कि उस वक्त गाड़ी में महिला अधिकारी भी मौजूद थीं। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ईडी ने छापेमारी क्यों की, वजह क्या है? केरल में एक निजी खनन कंपनी है CMRL, कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड। कंपनी समुद्र के रेत से एक खास तरह का मटेरियल बनाती है जिसका इस्तेमाल टाइटेनियम स्पंज बनाने में होता है। केरल सरकार की संस्था केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम की भी CMRL कंपनी में 13.4% की हिस्सेदारी है। आरोप है कि CMRL कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंपनी के कामकाज को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए कई रसूखदार लोगों को गैरकानूनी तरीके से पैसे बांटे थे। पहले इनकम टैक्स विभाग ने, फिर SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने मामले की जांच की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि CMRL ने विजयन की बेटी टी वीणा की कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशंस को 2017 से 19 के बीच 1,72,00,000 रुपए दिए। खबरों में SFIO की चार्जशीट के हवाले से छपा है कि CMRL ने पर्सनली विजयन की बेटी को 55 लाख रुपए दिए। ये पैसा सॉफ्टवेयर बनाने, मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी के नाम पे दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि कंपनी ने बदले में ऐसी कोई सर्विस दी ही नहीं थी। ईडी ने केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। जांच पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई थी। 26 मई को केरल हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया और रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईडी ने आज केरल में 10 अलग अलग जगहों पे छापा मारा। विजयन के दामाद और विधायक PA मोहम्मद रियाज के यहाँ भी छापेमारी हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि मामले में सीधे तौर पे पिनराई विजयन को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन परिवार का सदस्य होने के चलते छापेमारी की आंच उनके घर तक भी पहुंची है। अगली सुनगी बंगाल से है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद से TMC में, तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चलता दिखाई दे रहा है। पहले 100 से अधिक पार्षदों ने इस्तीफा दिया। अब सांसद काकोली घोष दस्तीदार का भी इस्तीफा सामने आया है। बारासात से लोकसभा सांसद काकोली घोष ने बीते दिनों जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। अब ऑल इंडिया तृणमूल महिला कांग्रेस विंग के भी पद से, वहां के अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि काकोली घोष ने अभी तक TMC की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। वो अभी भी TMC से लोकसभा सांसद बनी हुई हैं। रेजिग्नेशन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेज दिया है। रेजिग्नेशन में लिखा है कि उन्हें पार्टी के हाईकमान से जरूरी सहयोग नहीं मिला। पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल और TMC से जुड़े कई गंभीर आरोपों ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था। हालांकि उन्होंने साफ किया कि फैसला किसी व्यक्तिगत नाराजगी या शिकायत की वजह से नहीं लिया गया है। बीते दिनों TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने काकोली घोष को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था। चीफ व्हिप की जिम्मेदारी फिर कल्याण बनर्जी को सौंप दी गई थी। खबरें बता रही हैं कि इसके बाद से बारासात से जो सांसद हैं काकोली घोष पार्टी से नाराज चल रही थी। चीफ व्हिप से हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने उनको वाई सिक्योरिटी दे दी थी। ये सिक्योरिटी उन्हें तब मिली जब अभिषेक बनर्जी से लेकर TMC के तमाम नेताओं की सिक्योरिटी में कटौती की जा रही थी। इसके अलावा 26 मई को TMC के 6 विधायकों के साथ CM शुभेंदु अधिकारी के साथ प्रशासनिक बैठक में भी काकोली घोष शामिल हुई थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।